हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी अपनी तैयारी, क्योंकि 10th क्लास में है, आपको देना है बोर्ड एग्ज़ाम। तो बिल्कुल एकदम टाइम को ख़राब नहीं करना है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट को बिल्कुल यूटिलाइज करना है, बढ़िया से पढ़ाई करनी ज़बरदस्त तरीके से। तो आज हम देख रहे हैं पार्ट 4 द्विघात समीकरण, और आज की क्लास में होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। तो बिल्कुल जम के पढ़ाई करनी है, कॉपी पेन के साथ हमेशा मेरी क्लास में बैठा करो। जैसा कि मैं बोलता हूं, एक छोटी सी बात, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम छात्रों को मिलता है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को मिलता है KG to 12 सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इन क्लासेज के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं लेना है। ये सारी क्लासेज बिल्कुल यूट्यूब पर पड़ी हैं, इनको देखिए, फ़ायदा उठाइए, ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए, ज़बरदस्त नंबर लाइए। इसके साथ ही बेहतरीन तैयारी के लिए आपके पास होना चाहिए ई बुक्स और ई नोट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इसको भी ग्रैब करना ना भूलें। तो देर किस बात की, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रश्न संख्या 1, x और 1/x का माध्य m है, तो x क्यूब और 1/x क्यूब माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखें। x और 1/x का माध्य कितना दिया, हमें m दिया है। माध्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। माध्य क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। मान लो a और b का माध्य निकालना है, तो a और b का माध्य हो जाएगा a-b/2। ये होता है a और b का माध्य, मतलब कि दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। मतलब एवरेज जैसे निकालते हैं हम, औसत जैसे निकालते हैं, उसी प्रकार का माध्य है ये। तो इसमें x और 1/x का माध्य, सबसे पहले अगर हम x और 1/x का माध्य निकालने बैठें, तो मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के हमें भाग करना पड़ेगा, किससे, 2 से। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लो आपको x और 1/x का माध्य निकालना है, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, और ये कितना माध्य आना चाहिए, m आना चाहिए, क्योंकि m हमें दिया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x-1/x का मान कितना आया, 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा 2m। कहने का मतलब है आपके पास ये पता है, ये तो आपको पता है, आपको किसका माध्य निकालना है, इसका। अब x³-1/x³ का माध्य क्या हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, इसका मान जो होगा वही उसका माध्य होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि हमारे पास तो ये वैल्यू पता है, हमें निकालना है x³-1/x³ का मान। तो x³-1/x³ क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पे हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा, x-1/x का होल क्यूब कितना होता है दोस्त, तो ये होता है a³-b³-3ab। a और b आपस में कट जाएंगे, कोष्टक में a-b, ये होता है। और आपको इसका मान पूछा गया है, मतलब कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, इतना, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस। कहने का मतलब है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x, इसको मैं हटा दूं, माध्य का फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, x³। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x-1/x का होल क्यूब, और ये पूरा पार्ट जब इधर जाएगा तो -3x-1/x। आगे बात समझ में, अगर आपको ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, बस यही समझना था कि इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। तो आप होल क्यूब ओपन करेंगे तो अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी, ये मान आ जाएगा /2। अब आप ध्यान से देखें, अगर तो x-1/x का मान आपको पता है पहले से ही, तो जहां भी x-1/x दिख रहा है, इसका मान रख देंगे। जहां भी आपको, यहां भी x-1/x दिख रहा है, उसका मान कितना है, 2m, तो यहां भी आप रख देंगे कितना, 2m/2। ध्यान से देखें, 2m का क्यूब होता है 8m³, 3 दूना 6m/2। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि 2 नीचे भी है, तो ऊपर से 2 कॉमन लेके कट करेंगे, 4m³ - 3m/2। 2 से 2 कट गया, और आपका माध्य कितना आ गया, 4m³ - 3m। सर वो भी बता दो ना,
शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किसी और दिन, अभी आपको इसी से देखना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नंबर होता, एम नहीं होता, तब तो शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता। अभी नंबर है तो इसको मैं किसी कस्टम वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका समझ में आ गया। माध्य का फॉर्मूला याद रखना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के भाग कर देना है किससे, 2 से। अपने आप भी इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार संख्याएं। लगातार संख्याओं का मतलब 10 के बाद 11 आता है, 13 के बाद 14 आता है, तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्लियर है। तो ऐसे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, वैसे तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना, क्या लिखेंगे दोस्त, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मान ले जल्दी बताओ। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x धन 1 हैं। पूर्णांक x तथा x धन 1। अगर पहला नंबर x है तो अगला क्या आएगा, उसके आगे वाला नंबर कैसे मिलता है, 1 जोड़ने पर। जैसे 10 से 11 कैसे मिला, पहला नंबर अगर 10 है तो दूसरा 10 धन 1, पहला नंबर अगर 13 है तो दूसरा कितना हो गया, 13 धन 1। तो ऐसे ही पहला नंबर अगर x है तो उसके आगे वाला नंबर क्या मिल जाएगा, x धन 1। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x धन 1 हैं, ये मान लिया आपने। आगे क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग 365 है। मतलब कि एक बार तो हम x का वर्ग कर देंगे, पहले वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, एक बार हम दूसरी वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, और इनके वर्गों का क्या निकाल लेंगे, योग। क्या बोल रहा है, वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इसका क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया, और ये योग कितना होना चाहिए, 365। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख देंगे, x + 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a² धन 2ab धन b² बराबर 365। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। x² और x² जुड़ के हो गया 2x² धन का 2x प्लस का 1, और 365 इधर लाएंगे तो 365 माइनस का हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो ये आ रही है, +1 - 365 कितना हो जाएगा, 364 बराबर 0। यहां तक क्लियर है कि द्विघात समीकरण का निर्माण, द्विघात समीकरण में इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है, वर्ड प्रॉब्लम से द्विघात मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे ट्रांसफर किया गया है इसको। क्लियर है बात यहां तक। अब यहां देखो, ये सब दो सब में से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके इस क्वेश्चन को हम छोटा बनाएंगे। कैसे, 2 कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया आपका x का वर्ग धन, यहां पर बच गया x माइनस। जब यहां से 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब है 2 में 2 को भाग कर देंगे, मतलब 364 को 2 से भाग कर देंगे। 364 को 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 1, 8 और 2, 182। क्लियर है कैसे, 2 × 2 16 बन गया, 2 × 8 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। ये 2 उधर जाके 0 बन जाएगा। मतलब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है, द्विघात समीकरण जो बन के आ रहा है वो ये है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना आपको आना चाहिए, आता भी है। मतलब कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए। तो ध्यान से देखें ये कैसे हम करने वाले हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि जोड़ने पर बीच वाला मतलब कि प्लस का 1 आना चाहिए। जोड़ने पर सर जो सम आना चाहिए वो प्लस का 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे मतलब -182 आना चाहिए। कितना, -182 आना चाहिए गुणा करने पर। अब सर ये बहुत बड़ा नंबर आ गया 182, हमें तो टेबल नहीं आती जिसमें 182 आता, मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, इसका जुगाड़ है अपने पास, हम निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 91 और 13 और 1, यहाँ देखो ये 14 मिल गया, ये 13 मिल गया, मतलब 14 और 13 को, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जब नॉर्मल क्लास जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया था आपको, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सारे बताए गए हैं आपको। तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब भी आपको बड़ा नंबर मिलेगा आपको उसका फैक्टराइजेशन करना है, वहाँ से 2 ग्रुप बना लेना है।
दो ग्रुप को गुणा करने पर हमेशा यही आएगा वो तो सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि 14 और 13 से 1 कैसे आएगा, तो 14 प्लस का ले लेंगे और 13 माइनस का ले लेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे कैसे, x का वर्ग प्लस x की जगह हम लिखने वाले हैं प्लस 14x माइनस 13x, और लास्ट वाला क्या है माइनस 182 बराबर 0, माइनस 182 बराबर 0। क्लियर है ये बात, क्लियर है। अब पहले दो से कॉमन ले लेंगे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा, यही यहां भी बचना चाहिए। पहले ये 13x हुआ करता था, अभी x हो गया, मतलब कि 13 बाहर आया होगा। यहां माइनस था, अब प्लस हो गया, चिन्ह बदला तो यहां माइनस लगा देंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत बार सिखा रखा हूं, बहुत बार सिखा रखा हूं, आपको आता होगा, आना भी चाहिए। ठीक है, ये 9th क्लास से क्या 8th क्लास से आप ये चीज सीखते हुए आ रहे हैं। यहां पर एक कोष्ठक में हम x धन 14 लिख देंगे, एक कोष्ठक में x माइनस 13 लिख देंगे बराबर 0। एक बात और, जिनको द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना अभी भी नहीं आता, उनके लिए एक अलग से वीडियो में बना रखा हूं, द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कैसे करें। वहां पर अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना है, अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर जब इसको एक बार आप 0 करेंगे तो यहां से x का मान माइनस का 14 आएगा, लेकिन इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x हमारा कैसा पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक तो नहीं है ना, माइनस 14 आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से हम एक बार x माइनस 13 को जब बराबर 0 करेंगे तो यहां से x कितना आ गया, 13 आ गया, जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला पूर्णांक हमारा x 13 आ गया, दूसरा पूर्णांक हमारा 13 धन 1 14 आ गया, तो दोनों क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे, यहां आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे दोनों धनात्मक, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांक 13 तथा 14 होंगे, 13 तथा 14 होंगे। अगर आपके एग्जाम में आप बहुत ज्यादा होशियार हैं भी, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आंसर्स को हमेशा वेरीफाई किया करेंगे। कैसे करना है कि इनके वर्गों का योग 365 आएगा। क्या 13 और 14 क्रमागत हैं? बिल्कुल, 13 के बाद 14 आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या इनके वर्गों का योग 365 आएगा? आइए चेक करके देखते हैं। 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है कितना, 196। इन दोनों को जोड़ो, 9 6 15 5 कैरी 1, 9 6 15 और 1 16, 6 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। ये करने से क्या फायदा होगा, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है या 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब जैसे ही आपने वेरीफाई कर लिया, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी कि बस यहाँ तो मतलब ये फिक्स है। ये सोचना भी नहीं है कि कहीं गलत तो नहीं है, ये नहीं सोचना, पक्का सही है ये। तो पक्का सही है तो स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 की बात होगी। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 का एक मूल एक हल दे दिया, कितना, 3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपको मूल दिया होगा, जैसे ही आपको समीकरण का हल दिया होगा, तो आपको x की जगह पर उस हल को रख देना है। मतलब यहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर क्या हो रहा है, जहां भी x दिख रहा है आपको क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। सर कितना, 3 रखेंगे, रख दिया। जहां भी x दिख रहा था 3 रख दिया। क्लियर है यहां तक की बात। 3 का वर्ग होता है 9 माइनस 2 गुणे 3 के 6 के हो जाएगा, और माइनस का 6 बराबर 0। 9 और 6 कितना हो गया, 3, माइनस 6 के बराबर 0। माइनस 6 के को यहीं रहने दो, 3 को नानी के घर इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, इसके तेवर बदल जाएंगे, और यहां से k का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/2। तो k का मान आ चुका है 1/2। क्लियर है बात, कोई डाउट यहां तक? बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां भी आपको मूल या हल दिया होगा वहां पर क्या करना है, x है तो x की जगह रख देना है, अगर y में समीकरण है तो y की जगह रख देना है। जो भी पूछ रहा है अपने आप आएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे आगे। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4।
यहां पे क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x वर्ग माइनस 2kx धन 2m बराबर 0 का मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, दोनों ही मूल दिए हुए हैं आपके। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कुछ समझो। पिछले क्वेश्चन में केवल एक मूल दिया था, केवल एक मूल दिया था। जब केवल एक मूल देगा आपको, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, जब केवल एक मूल देगा तो एक ही चीज पूछेगा, केवल के, मतलब एक ही वेरिएबल होगा, केवल के। लेकिन जब दो मूल देगा तो आपसे दो चीजें पूछेगा, जैसे यहां पे पूछ रहा है के और एम, के और एम। क्लियर है बात। एक बार x बराबर 2 रखेंगे, नियम वही है दोस्त, नियम वही है कि जो भी मूल दिया हुआ है उसी मूल को क्या करना है, समीकरण में रख देना है, बाकी काम अपने आप होगा। कैसे रखो, जहां भी x दिख रहा है 2 रखो, तो 3 गुणे x की जगह पर 2 और 2 का वर्ग माइनस 2 के गुणे x की जगह पर 2 धन 2m बराबर 0। 2 का वर्ग 4, 4 गुणे 3 12 माइनस 2 दूना 4 के धन 2m बराबर 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, -4 के, या 2 कॉमन ले लो, छोटा करो इसे, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन करेंगे 6 माइनस यहां से 2 के और यहां से 2 बाहर निकला तो m बराबर 0। ये 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो मतलब हमारा कितना आ गया, 6 माइनस 2 के प्लस m बराबर 0। यहां से m का मान निकालेंगे तो ये 2 के उधर जाके धन का हो जाएगा और ये वाला 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये आपका क्या बन गया दोस्त, ये आपका समीकरण संख्या 1 बन गया। कोई दिक्कत वाली बात। जब भी आपके पास दो वेरिएबल होते हैं तो आपके पास दो समीकरण भी बनते हैं। आ रही बात समझ में। एक तो बन चुका है, एक कैसे बनेगा, x बराबर 2 रखने पे ये हुआ, तो अब हम करेंगे x बराबर 3 रखने पर। क्या करने वाले हैं, x बराबर 3 रखने पर। x बराबर 3 रख दो इस इक्वेशन में, तो क्या है, 3 गुणे एक्स स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 का स्क्वायर, माइनस 2 के x मतलब माइनस 2 गुणे के गुणे 3 धन 2 का m धन 2m बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और दूसरा समीकरण बना लेंगे। कैसे, 3 का वर्ग 9 और 9 गुणे 3 27, 2 गुणे 3 6, 6 के धन 2m बराबर 0। दो कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, ना तो 3, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ 27 है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें तीनों संख्याएं आती हों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, m की जगह पे 2 के -6 रखेंगे। समीकरण 1 से m का मान रखने पर, m का मान रखने पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 27 था, 27 लिख दिया, -6 के लिख दिया, धन 2 और m की जगह पर ये कहानी लिख दो, m की जगह पर 2 के -6 लिख दो, यहां पर 2 के -6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एक वेरिएबल k में बन चुका है, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास k निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए, 27 -6 के धन 2 दोनों में गुणा कर दो, 2 दूना 4 के प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 6 12 बराबर 0। अब ये 27 और ये 12 आपस में माइनस होंगे, कितना बन जाएगा, 15। ये -6 के प्लस 4 के कितना हो जाएगा, -2 के बराबर 0। तो यहां से 2 के बराबर 15 आ रहा है, तो k का मान कितना निकल के आ रहा होगा आपके पास, 15/2। k का मान तो आ चुका है। अब जैसे ही आपके पास k का मान आ चुका है, k का मान इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण संख्या 1 में, तो आपके पास m का भी मान आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा। यहां पे लिखेंगे k का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर। एग्जाम में क्या होता है कि जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप 10th क्लास में है, बोर्ड एग्जाम देना है आपको, k का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर जितना बढ़िया आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जितना बढ़िया लिखेंगे, उतना बढ़िया आपका नंबर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। k का मान जल्दी से समीकरण 1 में रखेंगे और देखेंगे कि m का मान क्या आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी दो समीकरण होंगे, दो वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पे k और m दो वेरिएबल थे तो दो समीकरण बनेंगे। एक का मान आ चुका है, k का मान आ चुका है। अब हम k का मान समीकरण संख्या 1 यहाँ पर रख देंगे। k का मान यहाँ रखते ही m का मान अपने आप निकल के आएगा। आओ देखते हैं कैसे।
क्या है 2 के माइनस 6, 2 के की जगह पर क्या रखोगे 15/2, क्या रखोगे 15/2, 2 से 2 उड़ा दो -6, 15 - 6 कितना आ गया 9 आ गया। तो आपके पास m का भी मान आ गया, k का भी मान आ गया, और ये 4 नंबर का सवाल था, 4 नंबर भी मिल चुके हैं आपको। अगर ये सवाल समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से तो 4 नंबर आपके हुए। ऐसे सवाल आएंगे, करना क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, एकदम मतलब थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आप दिमाग में मतलब कंट्रोल आपका खो देते हो, आपको बीच में ही लगने लगता है दोस्त कि ये सवाल मुझसे नहीं होगा, ये सोचना ही छोड़ दो, ऐसा दुनिया में कोई सवाल ही नहीं बना है जो आपसे ना हो। पहली बात तो ये, और होगा भी, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, सब होगा, सब होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे ना बने, ऐसी किसी सवाल की औकात नहीं है जो आप ना कर पाओ, जरूरत है प्रैक्टिस की। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। द्विघात समीकरण इतना के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मोर देन 60% स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। जैसे ही आप करड़ी देखते हो बस बवाल मच जाता है, दिमाग घूम जाता है आपका, और छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हो। इसको आगे नहीं बढ़ना है, पहले इसको निपटाना है, देन आगे बढ़ेंगे। आओ इसको खेलते हैं। क्या है 3x² -2 करड़ी में 6x धन 2। नियम वही है, जो रूल आपको बताए गए हैं वही रूल लगाना है, कुछ नया नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने पढ़ाया है द्विघात बहुपदों के या द्विघात समीकरणों के गुणनखंड बताना, वही नियम यहाँ पे करेंगे, कुछ नया नहीं बताऊंगा। आओ देखते हैं कैसे। यहाँ पर ये बात तो सबको पता है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर जोड़ने पर बीच वाला -2 करड़ी में 6 और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, क्या किनारे गुणे किनारे, 3 × 2 मतलब कि 6, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। अब बताओ मुझे दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 2 करड़ी में 6 आ जाए और गुणा करने पर 6, मुझे नहीं पता सर, ये करड़ी वाला मुझसे नहीं होता। सीखो ना, नहीं होता तो सीखना पड़ेगा। नियम देखो ध्यान से सुनो, 6 मिल जाएगा आपको कैसे। अब पहले तो आपको करड़ी पे ध्यान देना है कि करड़ी में कौन सी संख्या है। सर करड़ी में 6 है तो गुणा में भी आपको करड़ी वाला लाना पड़ेगा। अब 6 को 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे कि करड़ी में 6 आ जाए। तो सर 6 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6। 6 को क्या लिख सकते हो दोस्त, करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? क्या ये आपको आता है? बिल्कुल आता होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यही करड़ी में 6 से 2 करड़ी में 6 कैसे बनेगा। सर करड़ी में 6 और करड़ी में 6 को जोड़ने पर 2 करड़ी में 6 आता है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए। माइनस का भी आता है सर, अगर आपने दोनों को माइनस कर लिया ना तो माइनस भी 2 करड़ी में 6 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रही बात समझ में? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि हमें दो चीजें मिल चुकी हैं, एक भी माइनस करड़ी में 6, दूसरा भी माइनस करड़ी में 6। बीच वाले को तोड़ दो, 3x² माइनस करड़ी में 6x माइनस करड़ी में 6x धन 2 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ये भी तो एक पंगा है, कॉमन लेना नहीं आता। अगर आप यहां तक आ भी गए तो यहां फंस जाओगे। फंसना नहीं है, अपने को आता है सब। यहां देखो करड़ी में 6 के पास है क्या क्या, ये जो करड़ी में 6 है इसके पास करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 है, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। और इस 3 के पास क्या है सर, इस 3 के पास भी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 है। दोनों के पास क्या है सर, इसके पास करड़ी में 2 करड़ी में 3 दोनों है, करड़ी में 2 भी है करड़ी में 3 भी है। करड़ी में 3 यहां भी आ रहा है, करड़ी में 3 यहां भी एक बार आ रहा है। तो क्या मैं एक बार करड़ी में 3 को दोनों में से बाहर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 3 में से एक करड़ी में 3 को बाहर निकाल दिया तो ये दूसरा वाला करड़ी में 3 अभी भी बचा रहेगा। 2 बार x था, एक बार x बाहर निकाल दिया तो एक बार x यहां पर बचा रहेगा। करड़ी में 6 से आपने करड़ी में 3 को निकाला जब, तो ये तो गायब हो गया, बचा क्या, करड़ी में 2 बचा सर यहां पर। तो यहां पर लिख दो करड़ी में 2, x तो बाहर निकल चुका है। ये समझ में आ गया, आगे कहीं नहीं फंसोगे दोस्त। यहां तक कर लिया ना, जो यहां पर बचा वही यहां पर बचना चाहिए। ये पहले करड़ी में 6 था, करड़ी में 3 हुआ, मतलब कि करड़ी में 3 बाहर आया, करड़ी में 2 बचना चाहिए, करड़ी में 2 बचा दिया। चिन्ह परिवर्तन हुआ, पहले प्लस था फिर माइनस हो गया तो माइनस लगा देंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा देंगे। एक कोष्ठक में हम लिख देंगे करड़ी में 3x
माइनस करड़ी में 2, दूसरे कोष्टक में लिख देंगे करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2। कहने का मतलब है जो कोष्टक में है उनको एक कोष्टक में, जो बाहर है उनको एक कोष्टक में। बात क्लियर है? बात क्लियर है सर। एक बार जब इसको आप शून्य के बराबर रखेंगे मूल निकालने के लिए, तो यहां से x का मान जो आएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 आएगा, और यहां से भी x का मान, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं, एक जैसी सेम टू सेम है, तो यहां से भी करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 आएगा। अब बोलो, अब बोलो कि नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ बोलना है। अगर नहीं आया, वाकई में आया तो भी बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो एक बार बताने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथ्स वीक है, उनको जरूरत है प्रैक्टिस की, मेहनत की, अच्छे गाइडेंस की। अभी भी अगर आपको डाउट है बताएंगे, इस तरह का एक अलग सा वीडियो आएगा आपके लिए। एक भी बच्चा अगर कमेंट कर दिया कि सर डाउट है, एक भी कर दिया ना, उसके लिए, एक के लिए किसी का डाउट नहीं छोड़ना है, एक के लिए भी अलग से वीडियो बन के आएगी। और इस तरह के 8 से 10 सवाल लेकर आऊंगा जिसमें आपको दिक्कत होती है इस प्रकार के सवालों में, अगर होती है तो कमेंट नहीं आएगा, अगर तब नहीं बनाऊंगा। क्योंकि अगर सबको समझ में आ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आ रही बात समझ में। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो भी लिखेंगे 5 समझ में आ गया सर, 5 समझ में नहीं आया सर। दोनों बातें दोस्त आपको बतानी पड़ेंगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट, और ऐसा 5 के लिए नहीं है, 1 2 3 4 5 जो भी आप पढ़ते हो, हर एक सवाल के लिए यही नियम है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है पढ़ाने के बाद भी आप उस पर बताएंगे, जब तक नहीं तब तक काम कैसे किया जाएगा। यहां से हर एक टीचर ये कोशिश पूरा करता है, इंक्लूडिंग मी, मतलब हर एक टीचर ये पूरा कोशिश करता है अपनी तरफ से कि कितना सिंप्लीफाई कर दिया जाए, कितना आसान तरीके से आपको समझा दिया जाए कि एक ही बार में बिना डाउट के आपके समझ में आ जाए। फिर भी मैंने बताया ना कि बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, सबका आईक्यू लेवल या जो भी समझदारी बोल सकते हो, या सबकी पसंद मैथ्स ही तो नहीं होती, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 10th क्लास में अच्छे नंबर भी लाने हमें। तो अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा, बार बार नहीं 100 बार बताया जाएगा। लेकिन कमेंट में बताओगे, जब तक मेरे तक बात नहीं पहुंचेगी तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि अगला सवाल क्या धमाल मचा रहा है। प्रश्न संख्या 6, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x धन के बराबर 0 के मूल बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में बार बार कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी बोर्ड का और कोई भी पेपर उठा लेंगे, मूल बराबर का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और जैसे ही मूल बराबर दिखे, जैसे ही मूल बराबर दिखे, मूल बराबर होने के लिए फॉर इक्वल रूट्स, मूल बराबर होने के लिए क्या, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, विविधकर का मान d का मान 0 होना चाहिए। d का फॉर्मूला होता है सर b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 होना ही चाहिए। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? अब अगर आपको इतनी बातें क्लियर है तो कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको हम तुलना करेंगे ax² धन bx धन c से। a का मान आप देख के जल्दी से बताना क्या आ रहा है। सर a का मान ये आ रहा है 2, सर b का मान आ रहा है -5 और c का मान आ गया k। ठीक है, बस अब क्या करना आपको, b की जगह -5 रख दो, -5 का वर्ग कर दो, -4 गुणे a की जगह पर आप 2 रखेंगे और c की जगह पर k रखेंगे। ठीक है, आसान है, आसान है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जैसे चैप्टर 4 मूल बराबर, जैसे ही पूछा d का मान फेंक के मारो 0, अपने आप उत्तर निकल के आएगा। -5 का वर्ग हो गया 25, 4 दूनी 8, के बराबर 0, तो 25 उधर भेजेंगे, -8 के बराबर माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 25/8। के का मान कितना आ गया दोस्त? 25/8। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक क्लियर हो रही है सारी चीजें? बहुत बढ़िया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखेंगे, कभी भी द्विघात समीकरण में मूल बराबर हैं तो आपको d का मान 0 रख देना है, b² माइनस 4ac बराबर 0, और b -5 था, -5 रखा, 4ac सबका मान रखेंगे और यहां से आपका आंसर अपने आप आएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी और देखेंगे हम अगला क्वेश्चन
अगला सवाल, क्या बवाल। प्रश्न 7, बवाल कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन। समीकरण x² - 7x धन 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब मूलों का व्युत्क्रम क्या होता है और उसका योगफल, मतलब इसके मूल ही ज्ञात कर लो, सबसे आसान तरीका। इसका क्या ज्ञात कर लो, मूल ज्ञात कर लो। कैसे, दो विधि हैं आपके पास, जो मन करे वो लगा लो। या तो आप गुणनखंड विधि लगा लें, या तो अपना श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। आइए, गुणनखंड विधि से तो बहुत सारे सवाल किए, आज श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से सवाल करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यह बेहतरीन फॉर्मूला लगता है मुझे। यहाँ देखो, माइनस b की जगह पर कितना है, माइनस का 7 है सर, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4ac, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 12, -4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर 12 अपॉन 2a, a का मान 1 है। बस मान रख लिया तो कुछ नहीं है। माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -7 का वर्ग हो गया 49 और 12 चौक कितना हो गया 48/2। 7 प्लस माइनस करड़ी में 1/2, मतलब कि ये आ गया 7 प्लस माइनस 1/2। करड़ी में 1 का मान दोस्त कितना होता है, 1 होता है। x का मान आ गया, दो मान आ चुके हैं, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो x बराबर एक बार तो हम लेने वाले हैं क्या, x बराबर एक बार तो हम लेने वाले हैं 7 धन 1/2 और x बराबर एक बार लेने वाले हैं 7 माइनस 1/2। कहने का मतलब एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, काम बन जाएगा। क्लियर, कैसे, आइए देखते हैं। 7 धन 1 8/2 आ गया 4, 7 माइनस 1 6/2 आ गया 3। दोनों मूल आ चुके हैं। क्या बोल रहा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो जो प्रश्न में पूछ रहा है, पहले 4 का व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा और 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/3। इनका योगफल निकाल देंगे, 3 धन 4 7/12। तो ये आ गया आपके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। इसका एक बार फोटो लेंगे, एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा इसका। क्लियर है ये, एक दूसरा मेथड, आंसर याद रखना 7/12। देखते हैं कि दूसरे मेथड से भी यही आ रहा है क्या। अगर मैं इसमें पूछूं मूलों का योगफल, मैंने मान लिया मूल इसके कितने हैं, अल्फा एंड बीटा। मूल इसके कितने मान लिया मैंने, अल्फा और बीटा। माना दिए गए समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब -7/a, मतलब 7 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैप्टर 2 में हमने खूब किया है, बहुपद वाले चैप्टर में। अल्फा गुणे बीटा कितना आ गया, c/a। c का मान है सर 12, a का मान 1, 12 आ गया। कोई दिक्कत सर, ये क्या बता रहे हो, ये तो मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल हो गया, लेकिन हमसे तो पूछा गया है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। आओ निकालते हैं, मूलों का व्युत्क्रम कर दो। हमने मूल क्या लिया था, एक बार अल्फा और एक बार बीटा, व्युत्क्रम कर दिया 1/अल्फा और 1/बीटा। इसको ही सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा। ये बीटा यहाँ चला जाएगा, अल्फा यहाँ, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है। सर ये तो मजा आ गया, इसका भी मान पता है, अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा गुणे बीटा 12 है, आ गया ना 7/12। पिछली बार का याद है, 7/12 ही आया था। तो मैनुअल मेथड है ये, फॉर्मूले सा ये स्मार्ट मेथड है, बेहतरीन मेथड है, मूल वूल निकालना ही नहीं है, सीधे सीधे हमने क्या लगाया, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहां से यहां तक। ये तो याद ही है, ये तो मुझे भी पता है, आता है आपको, ये चीज थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बस। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 में आप देख सकते हैं, इसमें बात हो रही है, ये जो है नाव वाला क्वेश्चन है, मतलब धारा वाला क्वेश्चन। नाव और धारा का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ पर एक नाव है जो स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब जब पानी रुका हुआ है तब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर, प्रतिकूल का मतलब अपोजिट, नाव इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है,
ऐसे 12 किलोमीटर जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। आइए समझते हैं इसको। पहले क्या था, पहली लाइन में यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा है, पहले तो ये समझेंगे। बोल रहा है कि पानी, रुका हुआ पानी समझ रहे हैं, पानी का बहाव नहीं है, पानी बिल्कुल स्थिर है, जहाँ पर ना इधर जा रहा है पानी ना इधर जा रहा है, और इसमें बस नाव चल रही है, इसमें जो है अपनी बोट चलती जा रही है, पानी रुका हुआ है और ये चिंटू इसको चला रहा है, चिंटू इसको चला रहा है नाव को, ठीक है। पानी रुका हुआ है, स्थिर है, और नाव की चाल इस केस में कितनी है, नाव की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लाइन समझ में आ गई पहली वाली। आगे की बात क्या है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब यहां देखो, नाव तो जिधर जा रही थी उधर ही जाएगी, नाव इधर जा रही थी ना, तो इसमें भी नाव इधर ही जाएगी। जो दूसरा केस है प्रतिकूल वाला बता रहा हूं, फिर अनुकूल वाला हम बात करेंगे। ये चिंटू बना दो, नाव इधर ही जा रही है, लेकिन पानी किधर जा रहा है, इधर। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चिंटू को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये प्रतिकूल का केस है, जब दोनों अपोजिट चलते हैं। समझना, प्रतिकूल का केस है जब दोनों अपोजिट चलते हैं, नाव इधर जा रही है और पानी इधर चल रहा है, ठीक है। इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी पहले, मतलब नाव की चाल। पानी की चाल कुछ नहीं दिया है, मैंने मान लिया पानी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तो ठीक था, यहां तो नाव, अब नाव की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं, नाव की सापेक्ष चाल। कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो, मेरी बात समझो पहले, तुम्हें तैराता हूं पानी में, पानी इधर जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, और तुम इसमें स्विमिंग कर रहे हो, ये रहे तुम, ये इसमें तुम स्विमिंग कर रहे हो और तुम्हारी स्पीड इधर है, तुम जा रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये तुम्हारी स्पीड है। और जब पानी इधर जा रहा है, तुम उधर 10 से जा रहे हो, तो ओवरऑल तुम आगे की तरफ कितने से जा रहे होगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्योंकि तुम्हारे 2 किलोमीटर की स्पीड कौन खा गया, पानी खा गया। मतलब कि जब प्रतिकूल स्थिति होती है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल स्थिति, कि तुम तो इधर हाथ पांव मार रहे हो, तैर रहे हो, पानी उधर खींच रहा है तुमको, मतलब तुम्हारी स्पीड 10 थी, लेकिन 2 स्पीड कौन खा जा रहा है, पानी। मतलब तुम आगे बढ़ पा रहे हो कितने की स्पीड से, 8 की स्पीड से। तो हमेशा क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है जो तैर रहा है, चाहे वो नाव हो चाहे वो इंसान हो, उसको पहले रखना है और पानी की स्पीड को हमेशा बाद में रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पानी की स्पीड ज्यादा हुई तो तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, पानी तुम्हें पीछे उड़ा ले जाएगा। तो ऐसे सवाल नहीं बनते, ऐसे सवाल नहीं बनते कि पानी तुम्हें बहा ले गया, ऐसा नहीं। तुम्हारी स्पीड पानी से हमेशा ज्यादा रहेगी। तो हमेशा अपनी स्पीड में से या नाव की स्पीड में से या जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसकी स्पीड में से पानी की स्पीड हमेशा माइनस करेंगे। किस केस में? प्रतिकूल के केस में, जब दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हों, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों। तो मतलब यहां पर नाव की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी दोस्त? जो ऑब्जेक्ट है उसमें से पानी की चाल आप माइनस कर देंगे, जैसा कि यहां किया गया है। आपकी चाल में से पानी की चाल को माइनस किया गया है, तो यहां नाव की चाल में से पानी की चाल को माइनस कर देंगे। ये तो हो गया केस, समझ में आ गया। अब तीसरा केस, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, तीसरा केस समझते हैं। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि फिर से ये पानी है। अब चिंटू को मजा आएगा तीसरे केस में। ये पानी है, ये नाव चल रही है, ठीक है, ये चिंटू इसको चला रहा है, हंस रहा है देखो इसमें, क्योंकि इसको मजा आ रहा है। नाव भी इधर जा रही है, पानी भी इधर जा रहा है। नाव की स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, बोट की स्पीड थी x किलोमीटर प्रति घंटे। जब दोनों एक तरफ जाएंगे तब नाव की चाल कितनी हो जाएगी? नाव की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष का मतलब एक साथ, दोनों पानी और ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा, सापेक्ष चाल। तो 5 और इसको सपोर्ट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, तो 5 धन x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस तरह के सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं तो अभी चिंटू इधर जा रहा है और क्या हुआ कि पानी भी इधर चलने लगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो चिंटू मेहनत तो बस 10 का कर रहा है, लेकिन जा कितनी स्पीड से रहा होगा?
दोनों को जोड़ने पे जो स्पीड आएगी। घटाने वाले केस में हमेशा आप याद रखेंगे कि जो वस्तु है, चाहे वो नाव हो चाहे वो आदमी हो, वो आगे रहेगा और जिसको घटाएंगे वो हमेशा पानी ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? ये हटा दूं अब, ये तो समझ गए ना। स्क्रीनशॉट लेना होगा, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके आप ले लेंगे। समझ में आना चाहिए दोस्त, समझ में आना चाहिए। ये 3 केस हैं, इन तीनों केसों को बताओ समझ चुके हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 12 किलोमीटर गया है, कैसे? प्रतिकूल, मतलब ऐसे ऐसे करके कितना किलोमीटर गया है? 12 किलोमीटर। और वही दूरी, मतलब प्रतिकूल भी जा रहा है 12 किलोमीटर और अनुकूल भी जा रहा है 12 किलोमीटर। मुझे जल्दी से बताना टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? सर यहां तो मजे आ रहे हैं, यहां तो टाइम कम लगेगा। टाइम ज्यादा यहां पर लगेगा, मतलब यहां पर कितना समय लगा होगा? समय बराबर होता है क्या? दूरी, सॉरी, यहां से याद रखेंगे आप, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समय को यहां ले जाएंगे और स्पीड यहां आ जाएगी, मतलब कि दूरी बटे चाल। ये होता है समय का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर मुझे बताओ कि समय कितना लगा होगा इस केस में। सर दूरी जा रहा है 12 किलोमीटर, यहां का समय t1 मान लिया, तो दूरी जा रहा है 12 किलोमीटर और उसकी चाल इस केस में कितनी है? 5 - x। और ये पता है कि यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा 12 किलोमीटर जाने में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन यहां पर टाइम कम लगेगा क्योंकि पानी नाव को धक्का दे रहा है उसी की तरफ। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं समय पूछूं t2 कितना होगा इस वाले केस में, तो सर वही होगा कि दूरी तो 12 ही जा रहा है, लेकिन यहां पर चाल कितनी है? 5 - x। दोनों में समय का डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। कहने का मतलब क्या? यहां से ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए। घर से स्कूल जितनी देर में गए, स्कूल से घर आने में 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा कम समय लगा, जाने में ज्यादा समय लगाया, आने में 1 घंटा कम समय लगा। वैसा ही क्वेश्चन है कि 12 किलोमीटर ऐसे जाने में और 12 किलोमीटर ऐसे जाने में, यहां जाने में जितना समय लगा, यहां जाने में जितना समय लगा, उन दोनों समयों में डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का। जैसे यहां से स्कूल जाने में घर से जितना समय लगा और आने में 1 घंटा आप जल्दी आ गए। आ रही बात समझ में? वैसा ही सवाल यहां पे है, मतलब इन टाइम का डिफरेंस जो होगा, जो t1 - t2 होगा, जो समय का डिफरेंस होगा यहाँ पे t1 - t2, वो कितना होगा? 1 घंटे का होगा, बराबर 1। फिर से समझेंगे टाइम वाले में आप कंफ्यूज हैं अभी भी। टाइम को फिर से समझेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका स्कूल है, जाने में 3 घंटा लगा और आने में 4 घंटा लगा, इसी को मैं दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि दोनों में समय का डिफरेंस, मतलब इतना माइनस इतना, समय का डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का है। तो वही बात है, इसको बोला गया है कि इस केस में और इस केस में जो समय का अंतर है, जो समय का अंतर है वो कितना है? 1 घंटा। चाहे अधिक हो चाहे कम हो, उससे मतलब ही नहीं है। 1 घंटे का डिफरेंस है, तो आप क्या लिख लेंगे? t1 - t2 बराबर 1। याद क्या रखना है कि जो पहले लिखे हो आप, जो पहले आपने लिखा है, जैसे आपने पहले t1 लिखा है, तो t1 में समय ज्यादा लगना चाहिए, जैसा कि यहां पर समय ज्यादा भी लगेगा। किसमें समय ज्यादा लग रहा है? इसी में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर विपरीत चाल है। तो t1 का मान यहां रखेंगे 12/5 - x और यहां पर रखेंगे t2 का मान 12/5 x बराबर 1। यहां से एक समीकरण बनाएंगे। अब ध्यान से देखें कि समीकरण कहां कैसे बनेगा। ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको प्रैक्टिस खुद से भी करेंगे और ये समझेंगे। बस ये सब तो समझ में आ ही गया। बस ये समझना है कि t1 - t2 1 कैसे हुआ। जब भी 1 घंटा कम हो चाहे अधिक हो, अधिक कम से मतलब ही नहीं है, हमेशा t1 - t2 1 कर देना है। बात ये रखना है याद कि t1 हमेशा जहां पर समय अधिक लगा है वो लेना है और t2 वो लेना है जहां पर समय कम लगा है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर एलसीएम कितना आ गया दोस्त? 5 - x और 5 + x। ये 5 + x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो 12, चलो ऐसे कर लेते हैं, 12 × 5 = 60 धन 12 × 5 = 60, 12 × x 12x माइनस।
अब यहाँ पर ये 12 5 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा, 12 पंजे 60 माइनस 12x और बराबर में कितना आ गया 1। बराबर में कितना आ चुका है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बराबर में कितना आ चुका है 1। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, कैसे 60 धन 12x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 धन 12x बटे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बराबर आ गया 1। अब क्या करेंगे, क्या कट रहा है, 60 से 60 कट गया, 12 12 24x बटे 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 24x बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 बराबर 0। ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ी जगह बनाएंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताया हूं तो जगह ज्यादा ले लिया। ये प्रतिकूल अनुकूल वाला, ये अनुकूल का केस है, यहां पे मैं लिख देता हूं, वो प्रतिकूल का था और ये अनुकूल का केस है। अभी स्क्रीनशॉट लेंगे फिर से, ठीक है। तो ये अभी समीकरण याद रखेंगे, इसी समीकरण को हमें सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देता हूं, ध्यान से देखें। यहाँ पर ये वाला हटा देता हूं, प्रतिकूल वाला। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, जैसे कि एक्स स्क्वायर, अब इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्त, जोड़ने पर 24 आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस 25 आना चाहिए, यही तो है। अब जोड़ने पर 24 और गुणा करने पर माइनस 25, तो 25 और 1, 25 से कन्नम 25 और 25 माइनस 1 24, मतलब कि बीच वाले पद को तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस एक्स माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, x धन 25 आएगा, और यहाँ पर आप माइनस 1 कॉमन लेंगे, x धन 25 आएगा बराबर 0। x माइनस 1 एक कोष्टक में, x धन 25 एक कोष्टक में बराबर 0। इसको 0 करेंगे तो x का मान 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x का मान माइनस 25 आएगा, जिसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो चाल होती है वो नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो चाल होगी यहाँ पर x किसको लिया था आपने, x लिया था पानी की चाल को, तो पानी की चाल माइनस में नहीं हो सकती। अतः धारा की जो चाल है, जो धारा की चाल है वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ करंट इज, करंट बोलते हैं धारा को, कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है सवाल, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको घर पे दोबारा खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि बिना सॉल्यूशन देखे। आपको बस याद रखना है प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ चुका होगा आपके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 9 पर। यहाँ बात हो रही है द्विघात समीकरण, इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति के लिए क्या बताया गया आपको कि फॉर्मूला होता है, सर फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो अपना फॉर्मूला होता है क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई डाउट यहाँ तक। अब d का मान अगर 0 हो जाता है तो आपको पता है मूल जो होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक तो होते ही हैं, साथ साथ में क्या होते हैं, समान होते हैं। जब d इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो भी वास्तविक होते हैं, लेकिन असमान होते हैं। कैसा, असमान होते हैं। लेकिन सर जब d ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक का मतलब 0 से भी छोटा आता है, उस केस में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब मूल जो होते हैं वो अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक होते हैं कब, अवास्तविक होते हैं जब d का मान नेगेटिव आ जाता है। इस केस में हमें मूल निकालना ही नहीं होता, बस सीधे बता देना होता है कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि अगर मूल वास्तविक हैं, मतलब मूलों का अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। सबसे पहले इसका हम d निकालेंगे। अगर आप इस समीकरण को ax स्क्वायर धन b x धन c से तुलना करते हैं तो a का मान 2 आ गया, b का मान माइनस का 6 आ जाएगा, और c का मान कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर आप तो d का मान आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac,
b का मान है -6 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, मतलब d का मान 12 आ चुका है। अब d का मान 12 आ चुका है तो कौन सा केस बन रहा है, ये वाला, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब हमें मूल ज्ञात भी करने हैं। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट d लिख दो अपॉन 2a, क्योंकि d हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब x बराबर माइनस b का मान कितना है, -6, तो यहां पर लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान अभी हमने निकाला, d का मान कितना है 12, तो यहां पे लिख देना है कितना 12 अपॉन 2a। a कितना है दोस्त, a है 2। मान रख, जब d निकाल लो तो वो नहीं लिखना है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4 ऐसी नहीं, जब d निकाल लियो सीधे d चिपकाओ, यहाँ पे सबका मान रख दिया, कुछ नहीं किया ज्यादा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, करनी में 12 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 तिया 12, मतलब एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, 2 करड़ी में 3, तो करड़ी में 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 करड़ी में 3 बटे 2 गुणे 2। कोई दिक्कत, सही है यहाँ तक, बिल्कुल। अभी 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, 2 तिहाई 6 प्लस करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे 2 गुणे 2, एक बार 2 से एक बार 2 कट गया, तो x का मान कितना आ गया दोस्त, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका x का मान। अब एक बार प्लस लेके लिख दो, 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 2, और एक बार माइनस लेके लिख दो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है खैर, क्योंकि हम कर ही रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से चलती है और फिर 72 किलोमीटर की प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक औसत चाल से, औसत लिखेंगे इसको दोस्त, औसत चाल से तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो माना प्रारंभिक औसत चाल कितनी थी, x किमी प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत यहां तक। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। यहां तक देखेंगे पहले, 63 किलोमीटर की दूरी जो है किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से चलती है, और उसको पूरी यात्रा में कितना टाइम लगता है, 3 घंटा। अब देखो यहाँ पे समझो, पहले आप जो समझाना चाह रहा हूं समझेंगे। रेलगाड़ी जा रही है अहमदाबाद से बॉम्बे, A to B, अहमदाबाद से कहाँ जा रही है, बॉम्बे, ठीक है। अब A to B जा रही है रेलगाड़ी, पहले 63 किलोमीटर गई, पहले 63 किलोमीटर मान लो यहाँ तक आ गया C तक, तो ये 63 किलोमीटर गई है पहले किसी औसत चाल से, कितने से, x से, x स्पीड से गई है 63 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। तो टाइम कितना लगा होगा सर, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ अगर टाइम t1 लगा A से C तक जाने में, A से C तक जाने में दोस्त अगर टाइम t1 लगा तो डिस्टेंस कितना 63, स्पीड कितनी x। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझो, कोई दिक्कत। फिर से बता दूं, A से C तक 63 किलोमीटर गई, कितनी स्पीड से, x। टाइम कितना लगा, टाइम होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी 63 चाल x, इतना समय लगा इसको A से C तक जाने में। अब हम बात करेंगे C से B, C से B, और आगे 72 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है। ये 72 किलोमीटर है C से B, कितने चाल से, प्रारंभिक जितनी चाल थी, जिस चाल से पहले चल रही थी, मतलब पहले x चाल से चल रही थी, उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, मतलब यहाँ जो ट्रेन की स्पीड है वो पहले वाले से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। पहले x था, अभी x प्लस 6 है। यहाँ बताओ टाइम कितना लगा होगा। इसको मैंने t2 मान लिया, इसको t1 माना था, उसको t2। सर फॉर्मूला तो वही है, दूरी बट्टे स्पीड, दूरी बट्टे चाल।
क्या समय बराबर दूरी, दूरी कितना 72 बटे चाल, चाल कितना x धन 6। सर ये तो समझ में ही आ गया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक, क्लियर है बात। T1 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, मतलब 63 किलोमीटर जाने में इतना समय, 72 किलोमीटर जाने में इतना समय, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल समय मतलब T1 प्लस T2 यहां से लेकर यहां तक जाने में कुल समय कितना लगा, तो कुल समय 3 घंटा लगा है, 3 घंटे लगे हैं A से B तक जाने में। तो मैं बोल सकता हूं ना कि यहां से यहां तक T1, यहां से यहां तक T2, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3 घंटा। T1 का मान बताना, T1 का मान है 63 बटे x, T2 का मान बताओ वहां से 72 बटे x धन 6 बराबर 3। कोई दिक्कत, सही है, बढ़िया, मजा, ठीक है। ऊपर से इसको छोटा कर लें, चलो छोटा कर लेते हैं, ऊपर से 9 कॉमन आ रहा है, 9 के टेबल में दोनों आते हैं, हाँ 7 9 63, 9 7 63, 7 आ गया, 7 बटे x, 9 8 72, 8 बटे x धन 6, यहाँ पर 3, ये 9 उधर जाके भाग हो जाएगा, और यहाँ पर आप लघुत्तम लेंगे x और x धन 6 का। इसके पास x है, x धन 6 नहीं है, तो x धन 6 जो है 7 में गुणा हो जाएगा, 7 में गुणा करेंगे x धन 6 का तो 7x धन 42 आ जाएगा, और 8 में गुणा करेंगे x का तो 8x आ जाएगा, बराबर ये 9 उधर जाके भाग हो जाएगा, 3 बटे 9 मतलब कि 1 बटे 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7x और 8x मिलके कितना हो गया, 8 7 15x धन 8 7 15x धन 42 बटे, इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्त, x स्क्वायर धन 6x हो जाएगा, x स्क्वायर धन 6x। आ रही बात समझ में, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्त, 1 बटे 3। अब यहां पर आप तिर्यक गुणा करेंगे, आप यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें इससे, तो 3 जब इसमें गुणा होगा तो 15, पहले इससे कर लो 1 से, x स्क्वायर धन 6x को 1 से गुणा करेंगे, वही आ जाएगा x स्क्वायर धन 6x, और जब 3 इससे गुणा होगा तो 15 या 45x, 42 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 126। ठीक है, ये सब तो आता है, बेसिक कैलकुलेशन है दोस्त। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, x स्क्वायर धन 6x माइनस 45x माइनस 126 बराबर 0, मतलब x स्क्वायर, ये 6 45 कितना हो गया, माइनस 39, कितना, माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको बनानी थी, बन चुकी है, एक बार जल्दी से देखेंगे कैसे। यहां से यहां तक 63 किलोमीटर गई x स्पीड से, 72 किलोमीटर 6 स्पीड और बढ़ा दिया तो x धन 6 स्पीड हो गई। यहां से टाइम निकाल लिया, यहां से टाइम निकाल लिया, कुल समय उसको 3 घंटा लगा, तो वो दोनों टाइम का मान यहाँ पे रख दिया, यहाँ सॉल्व किया, एक समीकरण बना लिया, x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0। आइए 126 का गुणनखंड करके इसका देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। 2 6 3, 2 से तो नहीं, 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, और फिर अब यहां से ऐसा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, 39 आ जाए। ढूंढते हैं, आओ। 3 त्रिक 9 दूनी 18 नहीं मिलेगा, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 नहीं मिलेगा, तो 3 6 7 42 और 3, हाँ इसको ले लो और इसको ले लो। देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 आ गया, और एक ये 3 बच गया 3। क्या 42 और 3 से जोड़ने या घटाने पर 39 मिल रहा है? हाँ सर। 42 को ले लो माइनस का, फिर क्योंकि हमें माइनस 39 चाहिए। अब इसको तोड़ेंगे तो मैं ऊपर लिख देता हूं, माइनस 42 लेंगे और 3 लेंगे। यहां पर जिसको स्क्रीनशॉट उस सॉल्यूशन का चाहिए तो ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब इसको तोड़ेंगे, बीच वाले को। क्या आएगा? माइनस 42x धन 3x माइनस 126 बराबर 0। अब यहां से कॉमन x आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा देता हूं बस, ठीक है, बाकी चीजें हैं अभी। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से? x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 42 बचेगा, और यहां से भी, यहां भी x माइनस 42 ही बचना चाहिए। पहले ये 3x हुआ करता था, अभी x हो गया, मतलब 3 बाहर आया होगा। चिन्ह नहीं बदला है, पहले भी माइनस था, अभी भी क्या है? माइनस ही है।
तो बाहर प्लस लगा देंगे। अब देखो एक कोष्ठक में x माइनस 42 और एक कोष्ठक में कितना आ गया x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान 42 आ जाएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान -3। स्पीड -3 में नहीं हो सकती तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो स्पीड जो ट्रेन की थी वो कितनी थी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। आगे बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी भी जिन लोगों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है, मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में डाउट रहते हैं, ठीक है, इसको दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, 2-3 बार देखने पर भी अगर नहीं समझ में आता, अच्छा जिनको समझ में पहली बार आ गया वो जरूर बता देंगे कि हाँ सर बिल्कुल चकाचक मामला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर जो हमारे कमजोर विद्यार्थी हैं मैथ्स के, मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ, ठीक है, चलना भी चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स में अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्त आप भी कमजोर होंगे, तो कुछ दोस्त हमारे मैथ्स में कमजोर हैं, तो सबको साथ लेकर चलेंगे। और जिनका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, 2-3 बार देखने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ है, कमेंट करेंगे, ठीक है, उनका इलाज किया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अभी देखते हैं कि ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। समीकरण 2x बटे x माइनस 3 धन जो भी लिखा है, ये समीकरण हमें सॉल्व करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति के लिए भाई इसको तो द्विघात समीकरण में तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसको ना पहले द्विघात समीकरण बनाते हैं। कैसे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा, और सिखाता हूं ना कैसे एलसीएम लेते हैं। सबके हर को देखो, सबके हर को देखो, देखो यहां ध्यान से, x माइनस 3 ले लिया, उसके बाद दो कुछ अलग मिला, 2x प्लस 3 ले लिया, उसके बाद x माइनस 3 तो हमारे पास पहले से है दोस्त, 2x प्लस 3 हमारे पास पहले से है, तो ऐसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पहले से ही थे तो इनको दोबारा नहीं लिखा, दोबारा लिखना भी नहीं है। अब देखो किसके पास क्या कमी है, कहने का मतलब यहां पर x माइनस 3 है, इसके पास है कमी किस चीज की है, 2x धन 3 की, तो 2x धन 3 में इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 2x को 2x धन 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे 2x और इसमें गुणा कर देंगे 2x धन 3 से। ये बात समझ में आई। 2x धन 3 से ही गुणा क्यों किया, क्योंकि ये वाला तो यहां भी है और ये वाला इसके पास पहले से था, यहां जो है इसके पास पहले से था, तो इससे गुणा कर देंगे जो नहीं है उसके पास। अब क्या है, प्लस का 1, इसके पास क्या है, 2x प्लस 3 है, कमी किसकी है, x माइनस 3 की, तो यहां पर x माइनस 3 से गुणा कर देंगे, प्लस इसके पास तो भाई सब कुछ है, राजा आदमी है ये राजा आदमी है, तो इसको जैसा था वैसा ही लिख दो। जब ये राजा ही आदमी है तो इसको कुछ नहीं देंगे, जैसा है वैसे ही लिख दो, ठीक है। और बराबर में लिख दिया 0, और 0 ने करा दिया पूरे मजे। कैसे, ये उधर जाएगा, 0 से गुणा होगा और 0 सबको कर देगा शून्य बटे सन्नाटा, खत्म। अब ये देखो 2x इन दोनों से गुणा होगा, 2 दूना 4x स्क्वायर, 2x 3 से गुणा होगा 6x, समझ में आ रही चीजें, 2 दूना 4x स्क्वायर, 2x गुणे 3 6x, और ये 1 से गुणा होगा, 1 से कोई चीज गुणा होती तो वही आता है, और यहां पर क्या है, धन 3x धन 9 बराबर 0। 0 क्यों, ये गया उधर, 0 से गुणा हुआ, खत्म हो गया, उसका नाम ही नहीं लेना आप। ये क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस इसके जैसा कौन कौन है, 6x धन 1 7x 7 3 10x, कितना बन गया 10x। ये -3 और प्लस 9 कितना हो गया, +6 बराबर 0। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सर, तो 2 दूना 4x स्क्वायर धन 2 पंजे 10 होता है तो 5x धन 2 3 6 होता है तो 3 बराबर 0। ये 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 2x स्क्वायर धन 5x धन 3 बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण बड़ा ही आसानी से निकल के आ गया है। अब ये द्विघात समीकरण आ चुका है अगर, तो इसका हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, मतलब इसके d का मान निकालना है आपको। इसका d का मान निकाल दो जल्दी से, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है d, b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है d। अब b की जगह पर 5 है तो 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 4 गुणे AC, A है 2 और C है 3, तो लिख देंगे 2 गुणे 3, क्या लिख देंगे दोस्त, 2 गुणे 3, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ गया। D का मान कितना आ गया, 1 आ गया। प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति क्या है, D इज ग्रेटर देन 1 है। D जब 1 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होता है, यहाँ D 0 से बड़ा है, आ रही बात समझ में, D इज ग्रेटर देन 0 है, D जो है 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक होंगे और
असमान होंगे। कोई दिक्कत वाली बात? ये तो क्लियर है, वास्तविक और असमान। फॉर्मूला लगाएंगे किसका? श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला √d/2a, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। अब जल्दी से लगा दो, माइनस b का मान क्या है यहां देख के बताएंगे सर, b का मान 5 है, 5 लिखो, प्लस माइनस d का मान है 1/2a, a का मान कितना है 2 है, तो ये कितना आ गया -5 प्लस माइनस करड़ी में एक होता है, यहाँ 1 लगा देंगे, बटे 2 दूना हो गया 4। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से x का मान क्या आ गया, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे तो ये बन रहा है -5 धन 1/4, मतलब -4/4, मतलब माइनस का 1। जब हम यहां पर माइनस लेंगे मतलब -5 माइनस 1/4, तो -6/4, मतलब 3/2। तो x यहां से कितना आ गया -3/2। x के दोनों मान आ चुके हैं दोस्त, x के दोनों मान आ चुके हैं, पहला -1 है और दूसरा -3/2 है। क्लियर है? आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ देखते हैं अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी समीकरण का बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पर क्या, यहां पर एलसीएम लेंगे पहले, क्या है यहां पे हल करना है, सीधे सीधे हल करना है, x का मान निकालना है। x 1 2 3 क्यों नहीं हो सकता सर? अरे 1 होगा तो इसको 0 कर लेगा, हर कभी 0 नहीं हो सकता। 2 होगा इसको 0 कर लेगा, 3 होगा इसको 0, इसीलिए लिख देते हैं। इससे आपका ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर एलसीएम बताओ सर। पहले वाले को छाप दो, x-1 और x-2 को। सर इसके पास x-2 है तो कोई बात नहीं, x-3 यहां नहीं लिखा है तो x-3 लिख दो। समझ में आ गई बात? x-2 ये वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले से था अपने पास, पहले से अगर है तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे। अब देखो अगला खेल क्या है, इसके पास किसकी कमी है सर? x-3 की। ये दोनों तो है इसके पास, इसकी कमी है, ऊपर ले जाओ गुणा कर दो, 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे किसको? x-3 से। अब 1 से किसी भी संख्या को आप गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यही x-3 प्लस। सर इसके पास क्या नहीं है? इसके पास ये नहीं है x-1। x-1 1 से गुणा होके क्या आ जाएगा यहाँ? x-1 बराबर में क्या है? 2/3। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? मजा आ गया? अब देखते हैं, x और x बन गया 2x, -3 -1 -4 बटे, अब ये 3 है सर। अरे क्या हुआ? 3 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इनको ऐसे ही लिखेंगे। अभी इनका इलाज करते हैं, अभी इनका इलाज होगा दोस्त। गधों जैसी मेहनत मत करने लग जाना कि गुणा करने बैठ गए, अभी रुको, करेंगे गुणा, अभी नहीं। ऊपर से कॉमन दिख गया ना मुझे, इसीलिए मैं रुक गया। ऊपर से कॉमन आ गया 2, बच गया x-2, नीचे का छाप दो वैसे ही, नीचे का वैसे ही छाप दो। आया मजा? कुछ बच्चों को मजा आ चुका है, कुछ को आना बाकी है। कैसे? जिनको दिख गया कि ये इससे कट गया, वाह वाह, आ गया मजा, ये कट गया। अगर आप गुणा करने बैठ जाते परेशान हो जाते, सवाल तो सॉल्व हो जाता लेकिन कम से कम 4 मिनट और ज्यादा लगाते। मिनट ज्यादा नहीं लगाने, अपने को स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। 2 कॉमन दिखा, ले लिया, x-2 से x-2 कट गया। अभी क्या बचा वो लिख लेते हैं। अभी अपने पास बच गया 2 बटे x-1 x-3, x-1 x-3। मजा नहीं आया लिख के, मुझे मजा नहीं आया। 2 बटे x-1 x-3, यही तो बचा है दोस्त। यहां देखो, 2 बटे x-1 x-3 बराबर 2/3, बराबर 2/3। इतना भारी भरकम सवाल कर दिया छोटा। अभी और छोटा करेंगे, अभी इसके पैर तोड़ेंगे, इसको यहाँ लिटाएंगे, उसके बाद उसको भी तोड़ेंगे और इसका हल निकालेंगे। देखो कैसे, अभी देखो कैसे, अभी इसके साथ क्या क्या करना है। मैं चाहूँ तो काट दूँ यहाँ एक से एक, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को, तो अभी छोड़ते हैं उस चीज़ को, थोड़ा सा आसान बनाते हैं, काट ही देते हैं ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, अपने को सब समझ में आता है ना सही बात, सब समझ में आता है। देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे हम
एक बटे इसको गुणा करो आपस में, कितना हो जाएगा, x जाएगा इन दोनों में गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 जाएगा इन दोनों में गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा बराबर 1/3। अब कितना बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस 3x माइनस x कितना माइनस 4x प्लस का 3 बराबर का 1/3। समझ में आ रही चीजें, बहुत आसान है। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पे पहले इसको कर दो 1 से गुणा, 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, 3 गुणे 1 3 होता है, 3 से 3 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 आ चुका है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ गया बराबर 0, एक बार x को 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या दोनों सही है या कुछ रिजेक्ट करना पड़ेगा? आइए चेक करते हैं। क्या यहाँ पर x का मान 0 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 4 रख सकते हैं? मतलब दोनों आंसर्स क्या हैं, दोनों आंसर्स सही हैं। प्रैक्टिस खूब करना है, इस पे स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, देखते हैं 13 में क्या बातें की गई। एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, और देखते हैं 13 में क्या बोल रहा है। यदि समीकरण लंबा सा समीकरण है, इसके मूल समान है। मेन मतलब तो अपना यहां से था कि मूल समान है, और मूल सर जब समान होते हैं, जब मूल समान है तो क्या हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे, जहां बैठे अपने जगह से बोल दो, मुझे सुनाई देगा। जब मूल समान है क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी बताएंगे। सर d बराबर 0 हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। याद है सबको? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आज ही इसी क्लास में किए हमने। अब यहाँ पर मुझे abc का मान बता दो। सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, मतलब a की जगह पे हमें रखना है a स्क्वायर धन b स्क्वायर। ये होता है अपना b, मतलब b की जगह पर हमें रखना है -2 AC धन BD, और C बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हल्के मत लेना इसे, ठीक है। C की जगह पे क्या रखेंगे, C स्क्वायर धन D स्क्वायर। इतनी बात समझ गए? इसको तुलना कर दिया a एक्स स्क्वायर धन b एक्स धन c से। जो abc की जगह आ रहा था आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है। अब abc का मान यहाँ रख देना है बस। b की जगह पर b का स्क्वायर हो रहा है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो b की जगह पे हम लिखेंगे -2 AC धन BD का स्क्वायर, AC धन BD का स्क्वायर। b स्क्वायर कर दिया दोस्त, b की जगह पे जो भी दिख रहा था आपको, b की जगह पे आपको जो भी दिख रहा था उसका स्क्वायर कर दिया। -4AC है तो -4, a की जगह पर क्या दिख रहा है, a की जगह पर है सर a स्क्वायर धन b स्क्वायर, और c की जगह पर है c स्क्वायर धन d स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? बिल्कुल सही है, कुछ नहीं किया, b स्क्वायर -4AC का मान रखा है बस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखो 2 का वर्ग हो गया 4, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो AC धन BD का वर्ग -4। अब ये a स्क्वायर, कोई फायदा है? हाँ, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों में तो हो जाएगा a स्क्वायर C स्क्वायर धन a स्क्वायर D स्क्वायर। समझ रहे हो? a स्क्वायर गया इन दोनों के पास, इसको बना दिया a स्क्वायर C स्क्वायर, इसको बना दिया a स्क्वायर D स्क्वायर। ऐसे ही b स्क्वायर भी जाएगा इन दोनों के पास तो बना देगा b स्क्वायर C स्क्वायर, और फिर b स्क्वायर इसके पास जाएगा तो बना देगा b स्क्वायर D स्क्वायर बराबर 0। देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 बाहर निकाल लो, 4 कॉमन ले लो। 4 यहाँ भी है, 4 इसके पास भी है, दोनों में से इस 4 को उड़ा दिया, इस 4 को दोनों में से उड़ा के बाहर ले आए। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, होल वर्ग ओपन करोगे तो a का वर्ग होगा तो a स्क्वायर C स्क्वायर धन b का वर्ग, मतलब इसका वर्ग करोगे तो b स्क्वायर D स्क्वायर धन 2ab। क्या होता है? a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, a धन b का वर्ग, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, मतलब धन 2, a की जगह AC और b की जगह BD। अरे आता है ना ये सब? ये सब तो आपको आता है बहुत अच्छे से। तो ये होल स्क्वायर हमने ओपन किया, ये आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है ना? ये a था, ये b था, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab कर दिया। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, ये 4 तो बाहर आ चुका है दोस्त। जो भी लिखा है छाप देंगे, लेकिन याद रहे ब्रैकेट में लिखना है। जब भी माइनस रहेगा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा, धोखा खा जाओगे और नंबर कट जाएगा आपका। नंबर नहीं कटवाना है दोस्त। समझ में आ गई चीजें? कोई डाउट यहाँ तक?
अब देखो अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये 4 तो जाएगा, 0 के साथ खत्म हो जाएगा उधर, इसकी बात ही नहीं करेंगे अपन। अब क्या होगा यहाँ पर, अब इनको लिखो आप, ए स्क्वायर सी स्क्वायर धन बी स्क्वायर डी स्क्वायर धन 2, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ए बी सी डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी डी आपस में क्रम को बदल सकते हैं। अब ये माइनस अंदर जाएगा और सबके चिन्ह को माइनस करेगा, क्योंकि सब प्लस में है अभी। ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक नहीं? क्या ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, कहीं ये रहा, एक प्लस का एक माइनस का उड़ाओ, मजा आता है इसे उड़ाने में, है ना। बी स्क्वायर डी स्क्वायर कहाँ है, कहाँ ये रहा, इसको भी उड़ाओ सर। और कोई उड़ रहा है? अब कोई नहीं उड़ रहा। अब ध्यान से देखो, यहां से माइनस कॉमन ले लो सब में से। ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं इसको मैं। पहले इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे प्लस बन जाएगा, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे ये भी प्लस बन जाएगा। अब इसको लिखते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ध्यान से देखो एकदम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं चिन्ह बदल के, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। इसको मैं लिख देता हूं ए डी एक साथ और बी सी एक साथ। क्यों लिखा भी पता चलेगा ऐसा, ए डी एक साथ और बी सी एक साथ बराबर 0। अब इस माइनस को उधर ले जाके खत्म कर दिया। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल सवाल समाप्त होने वाला है, ध्यान से देखो, ध्यान से यहां देखो। क्या मैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर को ए डी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर को बी सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? और आगे क्या लिखा है, -2 गुणे ए डी गुणे बी सी बराबर 0। कुछ खतरनाक होशियार बच्चों को अभी समझ में आ चुका होगा कि क्या कहानी चल रही है। हमारे कुछ कमजोर छात्रों को अभी भी नहीं समझ में आया कि क्या कहानी चल रही है। अभी सबको समझ में आएगा कि कहानी क्या चल रही है। यहाँ पे देखकर बताओ किसका होल स्क्वायर है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। सर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर -2ab, ये देखो, इसको आप अगर a मान लिया तो a स्क्वायर, इसको आपने b मान लिया तो b स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला होता है दोस्त, a माइनस बी का वर्ग। तो a की जगह पर ad है, b की जगह पर bc है, इसका वर्ग बराबर 0। जब इसका वर्ग बराबर 0 तो ये भी बराबर 0 होगा। और यहां से आपके पास क्या आ गया, जो आपको सिद्ध करना था, AD बराबर BC। क्लियर है, आसान है, कैलकुलेशन अगर ढंग से कर ले गए तो कुछ नहीं है। 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट में आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम देख रहे होंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14 की बात करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। एक धनात्मक भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है। तो मैंने मान लिया कि भिन्न का अंश क्या है, x, तो उसका हर क्या हो जाएगा सर 8 - x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, चलो जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसके हर में भी 2 जोड़ दिया, क्या हो रहा है ऐसा करने पर, तो भिन्न का मान 4/35 हो जाता है। भिन्न का मान 4/35 अधिक हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। 4/35 अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है दोस्त दिया है, तो मतलब ऐसा करने पर जो भिन्न पहले थी, पहले क्या भिन्न थी, पहले भिन्न ये थी, तो इसका मान 4/35 अधिक हो जाता है। फिर से समझेंगे, जब इस भिन्न में, भिन्न क्या थी पहले, ओरिजिनल भिन्न ये थी, यही बनेगी ना अंश और हर को मिला के, ये ओरिजिनल भिन्न थी आपकी। बोल रहा है कि ओरिजिनल भिन्न में अगर आपने ऊपर और नीचे 2 जोड़ दिया तो जो पहले इसका मान था उससे 4/35 अधिक हो जाता है। ये कहानी है। आइए इस कहानी को हम सॉल्व करते हैं। यहां से बन गया x धन 2 बटे 8 2 10 -x बराबर, इसको भी इधर लाओ ना, x वालों को एक तरफ रखो, मजा आएगा इनके साथ खेलने में। आगे इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं किया, बस इसको उठा के इधर पटक दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्त, 10 - x और 8 - x, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों को लिखना पड़ेगा। x धन 2 से 8 - x मल्टीप्लाई होगा, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपन। x धन 2 से, टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करते हैं, नहीं तो मजा नहीं आता मुझे। जब तक चीजें अच्छे से नहीं लगती हैं, जब तक बेहतरीन मजा नहीं आता मैथ्स करने में। यहाँ देखो, ये x धन 2 8 - x मल्टीप्लाई होगा, x धन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 - x से।
बीच में माइनस का चिन्ह है और x मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस एक्स से, बराबर इधर कितना है 4/35। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लिया बस नॉर्मल सा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो x जब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखें यहाँ पे 8x, फिर x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -x², और जब 2 इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +16 -2x। इसी प्रकार से जब -x इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना माइनस है, चिन्ह बदलेगा, -10x -10x, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो रहा है, 10 जब 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 80, और जब 10 -x में मल्टीप्लाई होगा तो 10x -8x, और माइनस माइनस प्लस x²। ये जो चीज़ें हैं इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना, जब भी आप एग्जाम में करोगे या प्रैक्टिस खुद भी कर रहे हो, माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना। हो सकता है स्टार्टिंग में 2 बार 3 बार आपसे कहीं ना कहीं माइनस गलत हो जाए, प्लस गलत हो जाए, लेकिन पीछा मत छोड़ना, इसका पीछे पड़े रहना, जिद कर लेना कि करके रहूंगा इसको। मेरी बात समझ में आ गई? आगे लिखेंगे 4/35। अब ध्यान से देखें तो माइनस प्लस x² से माइनस x² क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। अब यहां पर 8x - 2x, 8x और ये -2x हो गया 6x, 6x - 10x हो गया माइनस का 4x। नहीं समझ में आया? फिर से देखेंगे, -2x और -10x -12x हो गया, -12 + 8 कितना होता है, -4x, ठीक है, +16 ही बचा है और कुछ तो बचा ही नहीं, बटे नीचे क्या हो रहा है, पहले x² को लिख लेते हैं थोड़ा सजा के, ये दोनों मिलके 18x बन जाएंगे, माइनस का 18x, और ये बन गया प्लस का 80, बराबर 4/35। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ऊपर से 4 कॉमन लेंगे क्योंकि हम 4 से 4 उड़ा देंगे, फिर 4 कॉमन लेंगे तो माइनस का x और प्लस का 16 बच जाएगा। नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे हम एक काम कर सकते थे, इनको गुणा नहीं करना चाहिए था हमें, इनको हमें गुणा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर सकते थे। एक गलती कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, थैंक यू। क्या, जब 4 कॉमन लेंगे सर तो यहाँ पे 4 चौका 16 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ ठीक है, अब देखो x² - 18x धन 80 बराबर 4/35, 4 से 4 को उड़ा दिया, कोई दिक्कत, सही है। यहाँ पे बच गया 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, और जब 35 से इसको गुणा करेंगे तो -35x, 35 गुणे 4 कितना होता है, 3 चौका 20, 120 और 20 40, 140, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 2 14, 140। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, द्विघात समीकरण बन चुका है, ये -18x है, इसके साथ इसको लगा दो +35x, और ये प्लस का 80 है, इसके साथ माइनस का 140 बिठाओ, x² ये कितना हो जाएगा, 17 ही होगा, 18 दूनी 36 होता है, हाँ 17x, और ये कितना हो जाएगा 8 से 14 माइनस का 60 बराबर 0। ये आपको खुद करना है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 और 5 आएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। आंसर कितना आएगा, 12 और 5, माइनस नहीं 12 5 नहीं आना चाहिए, 12 5 दोस्त नहीं आएगा, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम देंगे बस, -20 और +3 आएगा, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करके बताएंगे एक बार कि मैंने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और अगर सही लिखा होगा तो आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जिसको पता होगा कि सर हमें डायरेक्ट निकालना आता है, वो जरूर बताना कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, गुणनखंड आपको करना है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दिया हूं, और देख रहे होंगे हम आज का आखिरी सवाल जो बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे सवाल बहुत कम जगह पर मिलते हैं, लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ है, ऐसा मत सोचना। एनसीईआरटी में दिया है लेकिन बड़ा आसान सा दिया है, और अदर बुक्स में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं ऐसे, मतलब 10th क्लास में। वैसे तो खूब है, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो पूरा चैप्टर इसी का है, कार्य समय का पूरा चैप्टर इसी का है, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा इसको कम रखा है, जिसका मुझे बहुत दुख है, ज़्यादा रखना चाहिए, है ना। एक किसी कार्य को करने में 20 से 6 दिन कम लेता है, ये सब छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एक काम है, क्या है काम, टंकी भरना है आपको, कोई भी काम हो सकता है,
ये एक काम है, ये क्या है, एक काम है, सिंपल सा बात समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो बस। ए है, ए इस टंकी को पानी भर भर के 6 दिन में भर दे रहा है। 6 दिन में भर रहा है तो वो कैसे कैसे भर रहा होगा भाई, कैसे कैसे भर रहा होगा, एक दिन में इतना भरा होगा, 2 3 4 5 और तब जाके भरा होगा 6। ऐसा ही तो हुआ होगा, 6 दिन में भर रहा है ए इस टंकी को पूरा फुल टू फुल ब्रिम तक, बिल्कुल टपाटप ऊपर ब्रिम तक। कितनी दिन में भर रहा है, कितने देर में, 6 दिन में, ठीक है। एक दिन में कितना भरा होगा दोस्त, इतना। मतलब अगर मैं पूछूं एक दिन में किया गया ए द्वारा कार्य कितना है, तो आप बोल सकते हैं 1/6। पूरा एक है तो ये कितना पार्ट हुआ, 1/6 पार्ट हुआ ना, क्योंकि इसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 6 दिन में भर रहा था, तो एक दिन में कितना, 1/6। याद रखना एक कॉन्सेप्ट, ये समझ में आए ना आए, दूसरी बात समझाता इसलिए हूं क्योंकि मैथ से भाई समझ में आनी चाहिए। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि अगर कोई काम x दिन में करता है पूरा खत्म, x दिन में मैंने कोई काम पूरा खत्म कर दिया, तो एक दिन में मैंने कितना किया होगा, 1/x। जैसे ये 6 दिन में पूरा काम खत्म किया था, तो एक दिन में कितना किया, 1/6 काम। वैसे ही अगर ये टंकी x दिन में भरता तो एक दिन में कितना भर रहा होता दोस्त, 1/x। बस ये समझ में आ गया, काम खत्म, काम खत्म। आओ देखते हैं, ए किसी कार्य को करने में b से 6 दिन कम लेता है, तो ए को अगर पूरा कार्य करने में दोस्त x दिन लग रहे हैं, समझना आसान है, बिल्कुल आसान बना दूंगा। ए को पूरा काम करने में अगर x दिन लग रहे हैं, ऐसा नहीं, फंस जाओगे तुम लोग। ए किसी कार्य को करने में b से 6 दिन कम लेता है, तो b का मान लो ना, नहीं तो आप लोग उल्टा नहीं सोच पाते हो। अभी मैं x + 6 लिखूंगा, बोलोगे कम लग रहा है, प्लस क्यों किया, तो ऐसे सीधे सीधे करते हैं। मानो b काम कर रहा है पूरा x दिन में, अब a को 6 दिन कम लग रहे हैं b से, तो a कितने में कर रहा होगा, 6 दिन कम में। क्या यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो और जो मैंने लिखा है वो पढ़ो, बताओ कोई दिक्कत। ए जो है किसी कार्य को करने में b से 6 दिन कम लेता है, तो a को अगर x दिन लगेंगे, b को 6 दिन कम कर दो बस। अब वही मेन बात आ गई कि b जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा सर, 1/x काम। ये बात सही है, अभी मैंने समझाया भी था कि अगर x दिन में पूरा काम करेगा तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, एक दिन का काम निकल के आता है। और a का भी बताओ कि एक दिन में a कितना काम करेगा, सर 1/x - 6 काम। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, ये समझ में आ गया। बस यही तो समझना था, बाकी काम तो हो जाएगा, बाकी काम तो हम करते हुए ही आ रहे हैं शुरू से आज। अब देखो बोल रहा है कि दोनों मिलकर a और b दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिन में फाइनल कर देते हैं, तो a और b दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर 4 दिन में इन्होंने निपटा दिया पूरा काम का ये है, तो a और b दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपका, 1/4 काम। बस ये 3 लाइन समझो, b x दिन में पूरा काम, तो एक दिन में 1/x, a अकेला एक दिन में ये, एक दिन में ये। a और b दोनों मिलके 4 दिन में पूरा काम निपटा रहे हैं, तो a और b दोनों मिलके एक दिन में इतना काम निपटा रहे होंगे। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, यहां के हिसाब से कि a और b एक दिन में किया गया कार्य, a और b द्वारा लिखेंगे यहां पे, एक दिन में किया गया कार्य, सर लिखा तो है 1/4 काम, a और b एक दिन में 1/4 काम। अरे ये तो क्वेश्चन के हिसाब से है, अपने हिसाब से यहां से एक दिन में b ने किया था 1/x और a ने किया था 1/x - 6। ये अपने हिसाब से हो गया ना, एक दिन में दोनों को काम करवाया। अब एक दिन में a बेचारा इतना कर रहा है, b इतना कर रहा है, a इतना कर रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से a और b साथ मिलकर इतना कर रहे हैं। ये दोनों बातें एक ही तो है, ये भी a धन b का है, ये भी a धन b का। इन दोनों बातों को बराबर कर दो, इन दोनों बातों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, इन दोनों बातों को कर दो बराबर 1/4 के। बस यहां से खेल जाओ, यहां से खेलना है। मैंने ऐसे बहुत सारे समीकरण आज हल करवाए हैं। ये लास्ट में इसी क्वेश्चन को इसीलिए लास्ट में रखा था कि आप बताएंगे कि
A कितने दिन में पूरा काम करेगा, मतलब जितना भी आपका x आएगा वो B उतने दिन में पूरा काम करेगा, और जितना भी आपका x आएगा उसमें से 6 माइनस कर देना, तो ये पता चल जाएगा कि A कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा। ठीक है, तो B का पूछा है मतलब x निकाल दो, बात खत्म। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा जिसका आंसर सही होगा लाइक होगा, नहीं सही होगा तो नहीं लाइक करूंगा भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका। तो आज हमने बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन और एकदम मजेदार क्वेश्चन किए, एकदम मतलब कॉन्सेप्ट उसमें सारे कवर किए गए हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो नहीं बचा हो। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डीप में जाके समझा के, मतलब जो भी उससे फैक्ट जुड़े हुए हैं, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, हर पे बात की गई है, सब पे बात की गई है, एकदम जबरदस्त तरीके से। आपको भी इसी जोश के साथ प्रैक्टिस करना है दोस्त, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया बेहतरीन तभी मजा आएगा, है ना। एक हाथ से ताली बजाने में मजा नहीं आएगा, जितनी मेहनत इधर हो रही है उससे ज्यादा मेहनत उधर होनी चाहिए, तब जाके मजा आने वाला है। तो आज की क्लास के लिए इतना था। जो भी सेशन कराया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस कराए गए हैं, इनको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आप घर पर। ये कमेंट में सारे आंसर्स करेंगे, जितना पूछा गया है वो आपको नहीं भूलना है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। एक छोटी सी बात और आज की क्लास समाप्त। छोटी सी बात, बहुत जरूरी सी बात क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहां इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में पढ़ाई कराई जाती है, जहां सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इनको देखिए, इनका लाभ उठाइए, इनसे जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे और बेहतरीन पढ़ाई के लिए, बेहतरीन रणनीति के लिए, बेहतरीन एग्जाम में नंबर पाने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।